मेरे प्रिय साथियों, आज जिस विषय पर मुझे आपके बीच में कुछ बोलना है वह विषय है बौद्धिक संपदा का। बौद्धिक संपदा एक ऐसा विषय है जो आज के नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी में बहुत रेलेवेंस रखता है और कुल मिलाकर के ये कह सकता हूँ कि अ, जैसे एक समय इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो रोल हुआ करता था, आज की नई परिस्थिति में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद से ही जो है, अभी हम 21वीं शताब्दी में हैं और अभी नॉलेज बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड, इनोवेस्ट इकोनॉमी ही ज़्यादा चल रही है। जो देश जितना ज़्यादा नॉलेज और टेक्नोलॉजी में आगे है, उतनी ज़्यादा उसकी आर्थिक प्रगति हो रही है और इतनी ज़्यादा उसके यहाँ इनकम बढ़ रही है। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी, चूँकि इनकम ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा होती है। अगर हम पूरी दुनिया के एक परिदृश्य को देखते हैं, तो उसमें यही पता चलता है कि जहाँ पूरे वर्ल्ड की इनकम $90 ट्रिलियन के बराबर है, वहाँ यूएस की इनकम 21 ट्रिलियन है और चाइना की इनकम जो है वह 14 ट्रिलियन है, जर्मनी की 5 ट्रिलियन है, जापान की 4 ट्रिलियन के आसपास है और भारत की जो इनकम है वह जीडीपी के रूप में 3 ट्रिलियन के आसपास है। ये जो इतना बड़ा जो गैप है, इस गैप के पीछे मैंने अपना जो अध्ययन किया, उस अध्ययन में मैंने पाया कि सभी देशों में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग है या उनका एग्रीकल्चरल सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, बल्कि उनकी इनकम का एक बड़ा भारी हिस्सा जो है, वह नॉलेज ड्रिवन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री से आता है। और ये जो टेक्नोलॉजी जो है, जहाँ यूएस को अगर हम देखें, तो उनके यहाँ 6 ट्रिलियन से ज़्यादा की जो इनकम है, वह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री से आती है। यानी आईपीआर जो है, बौद्धिक संपत्ति अधिकार से रिलेटेड जो उनकी इनकम है, रॉयल्टी से, टेक्निकल फीस से, वह ज़्यादा है। और अगर हम भारत को देखते हैं, तो भारत की कुल आय ही सिर्फ $3 ट्रिलियन है और यूएस की इनकम जो है उससे डबल, यानी 6 ट्रिलियन से ज़्यादा उनकी इनकम जो है सिर्फ आईपीआर से आती है। ऐसे के अंदर में नए दौर से जब हम गुजर रहे हैं, तो हमको आज देखना पड़ेगा कि जो है 70 साल की आज़ादी के बाद क्या हम जो 17% दुनिया की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपनी इनकम को और अधिक द्रुत गति से कैसे बढ़ा सकते हैं। मोदी जी का भी सपना है कि हम अपनी इकोनॉमी को आगे 5 ट्रिलियन या उससे ज़्यादा की तरफ ले जाएँ। ये संभव है, किंतु इसके अंदर में जो मुख्य रूप से जो बात है वो यही है कि हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स को एनरिच करते हुए अपनी बौद्धिक संपत्ति को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि आज के दिन जो है दुनिया के अंदर में 3 जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं, कैपिटल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस और ह्यूमन रिसोर्स, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो है आज के दिन वर्ल्ड बैंक की स्टडी के हिसाब से, वह है ह्यूमन रिसोर्स ही है। और हम जानते हैं कि भारतवर्ष का जो ह्यूमन रिसोर्स है, यहाँ की युवा शक्ति जो है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि सिर्फ पॉपुलेशन से होने से या ह्यूमन रिसोर्स के पर से होने से ही काम नहीं चलेगा, उसको हमको एनरिच करना पड़ेगा। और एनरिच कैसे करेंगे, तो एजुकेशन के माध्यम से करेंगे, स्किल डेवलपमेंट से करेंगे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से करेंगे। हमारे बजट का एक बहुत ही कम हिस्सा जो है हम इन सब चीज़ों में खर्च करते हैं। इस चीज़ को हमको रियलाइज़ करना पड़ेगा और आगे के दिनों में हमको अपने रिसर्च को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी जो रिसर्च की स्पेंडिंग हमारी, वह दुनिया में बहुत ही कम है। 0.8% हम रिसर्च में स्पेंडिंग करते हैं, जो कि यूएस और चाइना जो है, वह लगभग अपनी जीडीपी का 5% के आसपास जो है स्पेंड करता है। और इसका जो रिजल्ट है वो भी सामने आता है कि आज यूएस और जापान की जो पेटेंट फाइलिंग है, वो 3.5 से 4 लाख पेटेंट पर ईयर वो फाइल करते हैं और वो भी काफ़ी अच्छे पेटेंट, उनके जो इन्वेंशंस होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, उस तरह के इन्वेंशंस वो पेटेंट के रूप में फाइल करते हैं। और वहाँ हम देखते हैं कि चाइना चाइना की जो पेटेंट फाइलिंग होती है, वह आज के दिन 13.5 लाख से 14 लाख के आसपास उनके पेटेंट फाइलिंग होती है। तो कुल मिलाकर के आज जो सिचुएशन है वो यही है कि हमारी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये जो एरिया है, इसको हमको स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है और उसके अंदर में इसको कैसे हम आगे बढ़ाएँ, तो वहाँ सिचुएशन यही है कि हम अपने रिसर्च को इम्प्रूव्ड रिसर्च करें और ये जो टेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा का जो विषय है, इसको हमको अच्छी तरह से समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जो नया
जो औद्योगिक वातावरण है और उसमें हम जो देख रहे हैं कि इंडस्ट्री का जो रिवॉल्यूशन है, वो क्रमशः बदलता गया है। और अभी जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, उसको हम इंडस्ट्री 4 रिवॉल्यूशन बोलते हैं कि कभी हमारी इंडस्ट्री जो है, वह स्टीम इंजन पर आधारित थी, कभी इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित थी, फिर कभी वो कंप्यूटर पर आधारित थी। तो आज की जो इकोनॉमी है, उसके अंदर में टेक्नोलॉजी के अंदर में भी जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो आगे बढ़ रहा है, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इत्यादि नई नई चीज़ों के आधार पर चल रहा है। इन सब के अंदर में जो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन या नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ बौद्धिक संपदा ही होती है। और इस बौद्धिक संपदा को हमको ठीक से समझने के लिए इसके जितने भी आयाम हैं और भारतवर्ष की सरकार ने भी जो है बौद्धिक संपदा को आगे बढ़ाने के लिए जो नई पॉलिसी बनाई है, नेशनल आईपीआर पॉलिसी, और उसके अंदर में मुख्य रूप से एक आईपी इकोसिस्टम की बात कही गई है कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है नई इन्वेंशंस और नए अनुसंधान जो है बढ़ें। और उसमें जो है पहला एस्पेक्ट है उसका क्रिएशन का, कि हम आईपी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, और उसके फिर उसको जो है हम उसको क्रिएशन के बाद जो है उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, यानी लीगल रजिस्ट्रेशन होकर के उसका प्रोटेक्शन हो। और फिर प्रोटेक्शन के बाद जो है ये भी हमको देखना पड़ेगा कि हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जितनी इम्पोर्टेंट है, उतनी ही जो है किसी दूसरे की भी हो सकती है। तो नहीं हम किसी दूसरे की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हम वायलेशन करें, और साथ ही ना कोई दूसरा हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चोरी करे। जो कोई टेक्नोलॉजिकल लीकेज या हमारी जो भी ड्रेन हो रही है, इन सबको भी हमको देखना है। तो हम अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अच्छा क्रिएशन होना चाहिए, उसका अच्छा प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसका ठीक ढंग से जो है हम इन्फोर्स कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर में 2 बातें हैं। एक तो जो है जो हम रिसर्च करते हैं, उसका हम पेटेंट लेते हैं कि नहीं लेते हैं। और दूसरा उसका सबसे इम्पोर्टेंट विषय है कि हमने रिसर्च किया, उसका इन्वेंशन हुआ और इन्वेंशन के बाद पेटेंट भी ले लिया, तो ये उसके वो एक लीगल साइड और उसकी टेक्नोलॉजिकल साइड होगी। तीसरी इम्पोर्टेंट साइड है उसकी लिंकिंग विद द कमर्शियल साइड। जब तक हम कोई टेक्नोलॉजी का कमर्शियलाइज़ेशन नहीं करेंगे, उसको काम में नहीं लाएँगे, तो उसको कहते हैं गैप बिटवीन द लैब एंड द लैंड। जो लेबोरेटरी के अंदर में हमने जो इन्वेंशन किया, तो उसको हमको कार्यक्षेत्र तक पहुँचाना पड़ेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में उसकी क्या यूज़ है। तो टेक्नोलॉजी को जब तक हम व्यवहार में नहीं लाते हैं, तब तक जो है उस टेक्नोलॉजी का कोई मतलब नहीं होता है। इसके लिए उसका कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ज़रूरी है, और इसके लिए हम लोग एक नए पैराडाइम के बारे में बात करते हैं कि जो है इन्वेंशन जो है वो एक तरफ है, और इन्वेंशन जितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम बढ़ावा देंगे, उतना ही जो है इन्वेंशन ज़्यादा होगा। किंतु इसके साथ ही साथ जो है दूसरी एक क्लास है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इंडस्ट्री को सेटअप वो करते हैं, वो कंज्यूमर की डिमांड को समझते हैं। तो वो जो एंटरप्रेन्योर, आज जैसे स्टार्टअप की बात हो रही है, तो स्टार्टअप करने वाले को ज़रूरी नहीं कि वो साइंटिस्ट हों, किंतु वो जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें बहुत सारे इन्वेंशंस हैं। तो ये एक गैप है कि एक तरफ जो है इन्वेंशन है, दूसरी तरफ इनोवेटर्स हैं। जो स्टार्टअप करने वाले हैं, वो इनोवेटर्स हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है, वो इन्वेंटर्स हैं। तो इन्वेंटर्स और इन्वेस्टर्स को या एंटरप्रेन्योर को हमको एक साथ लाना पड़ेगा। इस गैप को जब हम मिटाएँ, तो उसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स इत्यादि इनका भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। विदेशों में तो जो है, ज़्यादातर जो रिसर्च होते हैं, वो किसी न किसी इंडस्ट्री वालों का स्पॉन्सर्ड रिसर्च रहता है। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति को हमको समझना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर में जो आज के दिन जो स्थिति है, उसमें बौद्धिक संपदा पर ध्यान बहुत ही कम दिया जा रहा है, जबकि विदेशों में दूसरे जो डेवलप्ड नेशंस हैं, उनमें बौद्धिक संपदा का पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। और इसी के कारण से चाइना को अगर हम देखें, तो 1979 तक चाइना और इंडिया की पोज़ीशन एक ही थी। उसके भी यहाँ $500 बिलियन के आस-पास की इनकम थी, हमारे यहाँ भी $500 बिलियन के आस-पास की। हमारा जो रुपया था, 8 रुपया पर डॉलर हुआ करता था, उसका 8 युआन पर डॉलर हुआ करता था। किंतु उसका तो डॉलर की बदौलत जो उसकी एक्सचेंज रेट जो है 6 या साढ़े 6 युआन की है, और हमारी जो है 8 की जगह 80 रुपए हो गई है। ये जो कमजोरी हुई है, इसका एक मुख्य कारण यही है कि चाइना के जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, वो उनके यहाँ जो टेक्नोलॉजी का जो नया डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने बौद्धिक संपदा को पूरा व्यवहार किया है। इसलिए चाइना का जो सामान है, उसके और बहुत सारे पॉलिटिकल रीज़न या अदर रीज़न्स हो सकते हैं, किंतु मुख्य रूप से ऐसे ही कोई देश की वस्तु दूसरे देश में स्वीकार्य नहीं होती है। तो इसलिए बाकी उनका इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इस पर ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा, किंतु मुख्य रूप से ये बात तो मैं विश्वास करता हूँ कि उनकी जो अर्थनीति के साथ में जो उनकी बौद्धिक संपदा के साथ-साथ जो चलने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के कारण ही चाइना ने जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करके, और आज जो है चाइना की टेक्नोलॉजी जो है, वह यूएस को बीट करने जा रही है। और ऐसे में चाइना और
यूएस के इनकम का जो गैप पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, वो हर साल वो गैप घटते जा रहा है। और देखिएगा कुछ ही दिनों के अंदर में चाइना जो है, यूएस की इकोनॉमी जो 21 ट्रिलियन है, उसकी 14 ट्रिलियन है। इस गैप को चाइना जो है आने वाले 5, 7, 10 साल के अंदर में वो पूरी कर सकता है। किंतु उसके साथ-साथ भारत को पीछे नहीं हटना है। भारत को भी ये समझना है कि हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमारा जो इंटेलेक्चुअल रिसोर्स है, इसमें पोटेंशियलिटी बहुत है। इसको अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी जो है काफ़ी बढ़ सकती है। और उसमें हमको आज ज़रूरत है कि हमारे यहाँ जो इम्पोर्ट होते हैं, उस इम्पोर्ट को कम करके हम अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हुए स्वदेशी उत्पादों को गुणवत्ता वाले, प्रतियोगात्मक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटेटिव और कॉम्पिटिटिव कैसे बनाएँ। तो ये सारा जो विषय है, इसके अंदर में और प्रवेशी एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उनके यहाँ पर भी आईपीआर के बारे में जानकारी की ज़रूरत है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को भी जानकारी की ज़रूरत है, पॉलिटिशियंस को भी जानकारी की ज़रूरत है। पूरे देश के अंदर में ये बौद्धिक संपदा का एक आंदोलन छिड़ना चाहिए और भारत सरकार भी कुछ कर भी रही है। चाइना में स्कूल लेवल से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाता है, हमारे यहाँ पर भी स्कूल लेवल से जो है इसकी एजुकेशन की ज़रूरत है। इसको हम जैसे आगे बढ़ाएँगे, वैसे ही जो है हमारे जो स्वदेशी के जो जितने भी उत्पाद हैं, स्वदेशी की जो जीवन शैली है। और आज देखिए ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है विषय है, ये दिमाग से जुड़ा हुआ है। बच्चों का दिमाग जो है बड़ा फर्टाइल होता है और उनके साथ बहुत सारी नई आइडियाज़ जुड़ी हुई रहती हैं। तो बच्चों के आइडियाज़ को हमको कैप्चर करते हुए, इंक्यूबेशन सेंटर्स को सेटअप करते हुए, स्टार्टअप को साथ में लेते हुए, अगर हम गाँव-गाँव तक जो है इस चीज़ को अगर जोड़ पाएँगे, तो मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले दिनों में एक ऐसा समय आएगा कि भारतवर्ष जो है एक बहुत ही समृद्धशील और वैभवशाली राष्ट्र वापस बन सकेगा। हमारे यहाँ जो विधा है, हमारे यहाँ पे जो प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा का हम फ़ायदा ले सकेंगे। और गाँव के अंदर में ऐसे भी और बहुत सारी जो कलाएँ हैं, उन कलाओं को अभी तक जो है हमारे यहाँ वो प्रक्रिया आई नहीं है कि हम उसको कैप्चर करते हुए, उसको सब तरह से सपोर्ट करते हुए सामाजिक, शासनिक, प्रशासनिक और हर तरह से व्यावसायिक दृष्टि से भी जो है इसके प्रति ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। अगर हम क्योंकि एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ड्रॉ करते हैं, पॉलिसी तो बनती है किंतु उसका इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी तो हमारी नेशनल आईपीआर पॉलिसी बनी हुई है, किंतु उसका क्रियान्वयन जो है 2016 में आई थी, 13 मई 2016 को, किंतु अभी जो है लगभग 4 साल हो गए हैं इसको, किंतु अभी तक इस पर जिस ढंग से कार्य होना चाहिए, उतना कार्य हुआ नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ कि बौद्धिक संपदा जो है एक ऐसा विषय है कि इस पर अगर पूरा ध्यान दिया जाए, तो हमारी जो है आर्थिक समृद्धि बहुत अच्छी होगी। हमारा रुपया जो है आज इतना कमज़ोर है, तो ये रुपया भी जो है अगर हम अपने स्वदेशी वस्तुओं को व्यवहार में लाएँगे, हमारा आयात घटेगा और हमारा जो स्वदेशी जो उत्पाद है, उसको हम गुणवत्ता के हिसाब से रखेंगे, दुनिया भर में उसकी डिमांड होगी, तो हमारा एक्सपोर्ट भी अच्छा होगा, हमारा करंट अकाउंट सरप्लस होगा। वैसा अगर होता है, तो हमारी जो एक्सचेंज रेट है, वो मजबूत हो जाएगी। आज आप शायद जानते हो या नहीं जानते हो कि हमारे रुपए की जो परचेज़िंग पावर जो है, वो अभी भी जो है 18-19 रुपए प्रति डॉलर की होती है, जबकि मार्केट फोर्सेस के अनुसार जो है हम उस पर ₹80, ₹76, ₹80 दे रहे हैं। और जहाँ तक हमारी जीडीपी का भी सवाल है, उसको परचेज़िंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर देते हैं, तो वो अभी $12 ट्रिलियन के हिसाब से। यानी हमारी जो परचेज़िंग पावर की जो जीडीपी है, वो हमारी नॉमिनल जीडीपी जो 3 ट्रिलियन है, उससे 4 गुने ज़्यादा है। और यही इसीलिए है कि हमारी रुपए की जो क्रय क्षमता जो है, वो हमारी 4 गुने ज़्यादा है। और इसके कारण से जो है हम जो जो आज ₹20 के आस-पास हमारी परचेज़िंग पावर के हिसाब से एक्सचेंज रेट बनती है, वहाँ तक हमको ग्रेजुअली पहुँचना पड़ेगा। और जिस दिन भारत जो है अपनी परचेज़िंग पावर पैरिटी की इक्वेशन में और अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपनी इकोनॉमी को अगर साथ में ले आता है, तो मैं समझ रहा हूँ कि जो है वह दूर नहीं रहेगा कि भारत की इकोनॉमी जो है जल्दी ही $10 ट्रिलियन तक जा सकती है। तो इसके लिए एक योजनाबद्ध ढंग से हमको काम करना पड़ेगा। और अगर हम योजनाबद्ध ढंग से काम करते हैं, तो आज के इस नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी में जो मोदी जी कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू इनोवेशन, ये हम कर पाएँगे। यही मेरा विचार है और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो युवा वर्ग हैं, हमारे यहाँ के जो नीति निर्धारक लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, सभी एक मत होकर के और इस कोरोना के बाद जो नई परिस्थिति जो उभरेगी, उसके अंदर जो है हम सब तरह से विश्व में जो नई व्यवस्था आएगी, उस व्यवस्था का हम फ़ायदा लेते हुए एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल तैयार करेंगे, जिसके अंदर जो है स्वदेशी और स्वाभिमान तथा स्वावलंबन, ये सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए देश की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए हम एक बहुत ही प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में उभरेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।